आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। ठीक, इसके पहले आप लोगों ने स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन पढ़ा था। उसके बाद ये आपका किरचॉफ लॉ जो टॉपिक था ये रह गया था, तो इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ क्या होता है? विद्युत परिपथ को हल करने संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टा नियम, दो नियम किरचॉफ ने दिए थे। किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विद्युत परिपथ को हल करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को हल करने के लिए, विद्युत नेटवर्क को हल करने के लिए उसके संबंधित दो नियम दिए थे, केसीएल और केवीएल, जिसको किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टा नियम कहते हैं, ठीक है। ये जो किरचॉफ लॉ है ये भी जैसे हम लोगों ने नेटवर्क सॉल्व करने के लिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया था, उसी प्रकार से किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का भी यूज करेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम यूज करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ यानी शॉर्टकट में इसको हम लोग केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि मतलब यहाँ जंक्शन से है, जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। अतः केसीएल के अनुसार किसी भी संधि पर समेसन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है। समेसन आई इक्वल टू 0 यानी कि समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? वो शून्य होगा केसीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सर्किट यहाँ बनी हुई है। ये देखिए समेशन आई इज इक्वल टू 0, ये इस नियम के अनुसार होना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ के नियम के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास ये सर्किट यहाँ बनी हुई है, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जो है वो ए पॉइंट पर स्थित है, ठीक है। और R1 से जो है I1 करंट फ्लो हो रही है, यानी जंक्शन की तरफ आ रही है, यानी जंक्शन की तरफ आ रही है, जंक्शन में मतलब अंदर की तरफ जा रही है, जंक्शन की ओर आ रही है, ठीक है। और I2 भी क्या कर रही है? R2 में जो I2 करंट है वो भी जंक्शन की तरफ आ रही है। R3 में जो करंट I3 है वो क्या है? जंक्शन से दूर जा रही है, ठीक है। यहाँ देखिए जंक्शन से ये दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। R3 में R3 रेजिस्टेंस में जो करंट है I3 वो हमारी क्या है? इस जंक्शन ए पॉइंट से दूर जा रही है, ठीक। R4 में भी जो करंट है I4 वो भी क्या कर रही है? जंक्शन से दूर जा रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जंक्शन से यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इस या तो संधि के पास आने वाली धाराएं इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो भी शून्य होता है, ठीक है। या जो जितनी धाराएं संधि पे आ रही हैं वो किसके बराबर होंगी? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होंगी। इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए हम एक चीज़ मान लेंगे, जैसे किसी भी एक पॉइंट को मान लेंगे। अगर कोई धारा संधि के पास आ रही है यानी संधि की तरफ आ रही है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको क्या कर लेते हैं? नेगेटिव मान लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसा जो संधि की तरफ आ रही धारा उसको हम पॉजिटिव ही माने, उसको आप निगेटिव ही मानकर सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही चीज़ मानना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ मान लिया जो I1 करंट है यानी संधि की तरफ जो धारा जा रही है उसको हमने पॉजिटिव मान लिया है, और जो संधि से दूर जा रही है उसको हमने निगेटिव मान लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 करेंगे इसके, देखिए प्लस I1, क्योंकि ये R1 रेजिस्टेंस में I1 जो है वो संधि की तरफ जा रही है ना, संधि की अंदर की तरफ जा रही है, संधि की ओर जा रही है। I1 हमने पॉजिटिव ले लिया, प्लस क्या किया हमने? प्लस जोड़ेंगे हम, बीजगणितीय योग 0 होता है तो जोड़ेंगे, प्लस I2 का करेंगे। I2 का क्या है? देखिए R2 रेजिस्टेंस में I2 भी संधि की ओर ही जा रही है, यानी संधि की तरफ जा रही धारा, यानी प्लस में रहेगा वो, प्लस I2 हो गया, I2 हो गया। प्लस I3 के लिए क्या हो जाएगा कि ये संधि से दूर जा रही है तो प्लस तो करेंगे लेकिन किसका? माइनस I3 का,
ठीक है, क्योंकि संधि से दूर जा रही है तो संधि से दूर जाने वाली धारा को हमने क्या माना है, माइनस में माना है, प्लस कर लेंगे। और I4 भी क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है तो इसको भी हमने माइनस I4 ले लिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखिए I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I3 प्लस I4। दोनों आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, दोनों धाराएं बराबर हो गई ना, जो जितनी धारा संधि की तरफ आ रही थी उतनी ही धारा क्या संधि से दूर जा रही है। नियम के अनुसार भी है, ठीक है, कि संधि से दूर जाने वाली धाराओं के जो इस नियम के अकॉर्डिंग है, केसीएल के नियम के अकॉर्डिंग एक जो और डेफिनेशन दी जाती है वो क्या होती है कि संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है, संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है यानी I1 और I2 का जो योग होगा वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है, यानी I3 प्लस I4 के बराबर हो गया। ठीक है, ये है किरचॉफ्स करंट लॉ। सिंपली यहाँ पे आप इस डायग्राम को बना करके इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, आप आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब जो हमने यहाँ बनाया है सर्किट I1 I2 I3 I4 ए पॉइंट पर, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं, विवरण देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो जो आप लोगों ने किया है वही इसमें लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि माना किसी संधि ए पर पॉइंट ए है, यहाँ संधि ए पर माना किसी संधि ए पर I1 व I2 धाराएं आ रही हैं। ठीक है, संधि ए पर I1 व I2 धाराएं आ रही हैं तथा I3 व I4 धाराएं क्या हैं, I3 व I4 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं तथा यदि आने वाली धाराओं को प्लस चिन्ह से तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव चिन्ह से निरूपित किया जाए तो केसीएल के अनुसार संधि ए पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अतः समेशन I इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे अब हम लोगों ने अभी देखा जो चीज़ें ऊपर ये इस पॉइंट पर हमने देखा उसी को हमने इसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो किरचॉफ करंट लॉ है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि केसीएल जो है, या फिर ये पूछ देगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर निम्न में से कौन सा नियम कार्य करता है, केसीएल दे देगा, केवीएल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल, किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो ये आपका रहा केसीएल, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन, इसका लॉ जो है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल लॉ है। और इस चीज़ को डायग्राम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आप डिस्क्राइब भी कर लीजिएगा, समझ सकते हैं आराम से कि समेशन I इक्वल टू 0 कैसे हुआ। ठीक, अब संधि पर आने वाले धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ये हो गया केसीएल आपका। दूसरी बात है किरचॉफ का वोल्टता नियम, केवीएल के अकॉर्डिंग क्या है कि केवीएल के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में, ठीक है, यहाँ पे जो था, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि किसी बंद परिपथ में, यहाँ पे क्या था कि इस जो केसीएल था उसमें क्या था कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी बंद परिपथ में। ठीक, यहाँ पे किसी एक जंक्शन की बात हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा केसीएल में। अब केवीएल में क्या होता है, केवीएल के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बलों यानी ईएमएफ का योग एवं परिपथ में लगे प्रतिरोधों में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप यानी आईआर का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, सदैव 0 होगा। अर्थात किसी बंद परिपथ में केवीएल के अनुसार समेशन ईएमएफ प्लस समेशन आईआर ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पर R1 R2 दो रजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में। ठीक है, ये बंद परिपथ है, ई एक हमारा वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये प्लस माइनस से एक वोल्टेज लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस है। ये क्या है, हमारा एक बंद परिपथ है। इस बंद परिपथ में बात हो रही है। अब इस बंद परिपथ में हमारा क्या होगा, ईएमएफ जो होगा, इस बंद परिपथ का ईएमएफ और इस परिपथ में हो रहे वोल्टेज ड्रॉप यानी I और R का मान, ठीक है, इन दोनों का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए प्लस ई हमने लिख दिया यहाँ पे, कैसे, ईएमएफ जो हमारा है वोल्टेज कितना है, ई है यहाँ इस सर्किट में, तो ई प्लस लिख दिया प्लस माइनस IR1। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस और प्लस कैसे लेते हैं, एक बार जैसे यहाँ पे करंट जो है
किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर जाती है, तो हमने यहाँ प्लस ले लिया। अब बाकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सभी को हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उसमें सभी में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ हमने इसको जहाँ से करंट फ्लो हो रही है उसको तो पॉजिटिव ले लिया है, ठीक, बाकी सबको नेगेटिव ले लेंगे। यहीं पर अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता, यहाँ होता, तो क्या करते हैं, माइनस ई लेते हैं और सभी को फिर पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक होता है इसको सॉल्व करने का। और नीचे भी अभी हम लोग कुछ नियम देखेंगे किस पर कौन कौन से साइन का इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे समीकरण बनाया है ये है प्लस ई हो जाएगा, यानी वोल्टेज प्लस का बीजगणितीय योग 0 होगा, तो प्लस तो करेंगे ही। अब IR1 इसमें क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, R1 में कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, IR1 ड्रॉप होगा, तो माइनस IR1 हम ले लेते हैं, प्लस क्या करेंगे R2 में क्या होगा, माइनस IR2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से EIR1 माइनस IR2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से I को हमने अगर कॉमन लिया है तो R1 प्लस R2 हमको मिल जाएगा, यानी E इज इक्वल टू I कोष्टक में R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किसी भी सर्किट में इम्प्लीमेंट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए कि किसी सर्किट में केवीएल अप्लाई करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक, किसी भी सर्किट में केवीएल अप्लाई करने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सर्किट में धारा को माना जाता है, धारा को हम मान लेते हैं, फिर मतलब पॉजिटिव मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे, जैसा हमारा यहाँ पे वोल्टेज लगा होगा, वोल्टेज सोर्स लगा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले उसको कंफर्म कर लेंगे हम लोग। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले सर्किट में धारा को माना जाता है, फिर प्रत्येक बैटरी तथा रेजिस्टेंस पर प्लस एवं माइनस चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लस एवं माइनस चिन्ह लगा लिया। किसी भी बैटरी से हमेशा धारा जो है वो पॉजिटिव चिन्ह से निकलती है, ठीक है। किसी भी बैटरी से जो धारा होगी वो क्या करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। किसी भी प्रतिरोध में जहाँ से धारा प्रवेश करती है उसे प्लस चिन्ह, ठीक है, एवं जहाँ से धारा निकलती है वहाँ पर नेगेटिव चिन्ह वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं। फिर सर्किट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रत्येक एलिमेंट का या तो पहला चिन्ह या तो अंतिम चिन्ह लेकर के एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लूप बना है इस क्लॉकवाइज की तरफ हम लेके जा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को कैसे समीकरण कैसे बना रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ये प्लस E1 माइनस IR1 प्लस माइनस IR2 करके बना रहे हैं, ठीक। अगर लूप हमारा इसी में इस तरीके का होता, इस तरीके का होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, तो क्या करते हैं हम इधर से लेके चलते हैं, यानी माइनस ई ले लेते हैं, फिर प्लस करते हैं, ठीक है, IR1 प्लस IR2 लेकर के समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। एक हम पहले निश्चित कर लेते हैं कि हमको करंट किधर से लेकर के जाना है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा चिन्ह वहाँ पे, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वहाँ करंट का डायरेक्शन नहीं दिया रहता तो हमें अपने से मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे रहे हैं सर्किट, जो किसी सर्किट में केवीएल अप्लाई करने के कुछ नियम है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, प्रत्येक लूप के लिए एक समीकरण बना करके एवं इन्हें हल करके धारा का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक। अब देखिए हमारे पास केवीएल का कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। केवीएल के एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक सर्किट था, ठीक। जितने भी ये जो आपके ब्लैक कलर में दिखाया गया है, यानी हमारे पास जो सर्किट था वो 30 वोल्ट की एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ था, 20 ओम का एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस और 10 ओम का और 20 ओम का एक रेजिस्टेंस था, और बीच में एक 60 वोल्ट का एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था। यहाँ पे हमको केवीएल अप्लाई करना है। किसी बंद परिपथ में हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 लूप बनेगा। एक लूप जो बनेगा वो ये जो लूप है यहाँ पे देखिए, इस सर्किट में एक लूप बनेगा, ठीक है, और एक लूप क्या बनेगा, इस सर्किट ही बनेगा। तो दोनों का अलग अलग समीकरण हमारे पास बनेगा, दोनों समीकरण को फिर लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था वहाँ हमने प्लस माइनस लिख दिया, यानी कि बैटरी के बड़े टर्मिनल को प्लस से और छोटे को नेगेटिव चिन्ह से यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जहाँ से करंट एंटर हो रही है उस टर्मिनल को प्लस चिन्ह से, जिस रजिस्टेंस में करंट जहाँ से प्रवेश कर रही है उसको प्लस चिन्ह से, और जहाँ से निकल रही है उसको माइनस चिन्ह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक। यहाँ पे करंट के मान को भी हमने लिख दिया, मतलब धारा को भी यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। यानी हमारी जो I1 है, I1 करंट यहाँ से गई तो 30 वोल्ट से इस तरीके से I1 गई, और I1 जा कर के आगे क्या हुई, एक जो हमारी I1 है वो आगे जाएगी, ठीक है, इधर जाएगी I1, ठीक। और इस सर्किट में भी तो एक अलग करंट फ्लो होगा,
इसका नाम हमने I2 रखा है। I1 हमारी ऐसे आई, एक जो हमारा करंट है, देखिए करंट का डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ क्यों दिखाया है, क्योंकि इस 60 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में हमारा जो टर्मिनल है बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लिया है, यानी I2 का मान हमने ऊपर की तरफ लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा आगे जो 10 ओम में करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को लेकर के फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से ये भी इधर से आ रहा है और I2 भी इधर से जा रहा है, तो अब आगे दोनों करंट मिल करके जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है अब हम जो 10 ओम के रेजिस्टेंस में हमारी करंट कितनी जा रही है, I1 प्लस I2, ठीक है, इसमें हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 प्लस I2 फ्लो हो रही है। इस सर्किट में जो है इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रही है और इस ब्रांच में क्या है, I1 करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम I1 लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे, फिर लूप 2 में अप्लाई करेंगे। जब हम लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे तो केवल 30 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे, 10 ओम को, ठीक है, और यहाँ 60 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को और 20 ओम को कंसिडर करेंगे, यानी कि इतने दूर में इतने एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, बाकी इन दोनों को नहीं यहाँ पे बीच में लाएंगे। और उसी प्रकार से जब हम इसको इस लूप में हम लगाएंगे, ये लूप 2 में जब हम केवीएल लगाएंगे तो भी केवल इतने चीज़ों को हम यहाँ कंसिडर करेंगे, इतने एलिमेंट को, 10 ओम और 20 ओम और 30 वोल्ट के बैटरी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हमें केवीएल अप्लाई करना होगा सर्किट में। तो सबसे पहले लूप फर्स्ट में केवीएल लगाने पे क्या होता है, लूप फर्स्ट में हमने केवीएल लगा दिया। इसके लिए हमने मान लिया सबसे पहले करंट जो है हमारी इस टर्मिनल से ऐसे जा रही है, ठीक है, तो 30 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही है, हमने पॉजिटिव टर्म ले लिया, प्लस 30 ले लिया, माइनस हमने लिया है, माइनस हमने क्या किया है, 10 वोल्ट 10 ओम का जो ये रेजिस्टेंस, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V बराबर IR होगा। R का मान तो दिया हुआ है, I का मान हमें पता नहीं है। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है, इस सर्किट में I1 करंट फ्लो हो रही है, तो IR1 होगा, यानी I1 इंटू R का मान कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, फिर हम माइनस ले लेते हैं, यहाँ आ जाएंगे माइनस, ठीक, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, माइनस ले लिया हमने, 60 वोल्ट को ले लिया, ठीक, 60 वोल्ट को ले लिया, 60 वोल्ट देखो अपोजिट साइड जा रहे हैं, इसलिए हमने 60 वोल्ट को माइनस में लिया है। फिर क्या करेंगे, माइनस IR कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे I1 का मान, इस सर्किट में हमारा I1 ही फ्लो होगा, जो इसमें फ्लो होगा वही सर्किट में यहाँ भी फ्लो होगा, यानी कि यहाँ से जो करंट जा रही है वही करंट यहाँ भी आ रही होगी। तो I1 का मान जो है I1 रख लेंगे, इंटू जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान है वो 20 ओम है, इसको रख लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस सर्किट में क्या होता है, केवीएल जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें मानना पड़ता है, शुरू में ही हम मान लेते हैं, या तो हम जब ये 30 वोल्ट की बैटरी जो भी लगी होती है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, बाकी सभी जो टर्म लगे रहते हैं उसको हम, जितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसको नेगेटिव में लेकर के चलते हैं। ठीक है, और जब जहाँ कहीं और वोल्टेज सोर्स लगा रहता है तो उसके टर्मिनल के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 60 वोल्ट जो टर्मिनल था, हमारी करंट ऐसे जा रही थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इसलिए हमने माइनस यहाँ चिन्ह लगा दिया। अगर ये करंट हमारी ऐसे जा रही होती तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट साइड जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, नेगेटिव चिन्ह लगा दिया है, 60 माइनस I1 20 इक्वल टू 0 कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इतने चीज़ को -60 और -I1 20 को पक्षांतर अगर करेंगे, 0 से कट जाएगा और हमारा लास्ट में कितना बचेगा, -30, ये -30 बचेगा, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो -30 I1 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से -30 I1 जो है, -30 I1 इक्वल टू 30 हो गया, और I1 का मान हमको यहाँ से -1 एम्पियर मिल जाएगा। -1 का मतलब ये है कि करेंट का जो डायरेक्शन वो क्या है, इनवर्स है, अपोजिट है। ठीक है, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसमें तो हमको करंट का मान निकल के मिल गया, लूप 1 में करंट कितना फ्लो हो रही है। ठीक है, I1 करंट में I1 का मान जो है -1 हमको मिल गया। अप्लाई केवीएल इन लूप 2, लूप 2 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि इसको और इसको 10 ओम और 20 ओम किस में है, देखिए यहाँ पे 10 ओम और 20 ओम सीरीज में है, तो इसको हम 30 ओम भी तो लिख सकते हैं। 30 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वही डायरेक्शन रहेगा, प्लस से माइनस की तरफ ही रहेगा। ठीक, तो 30 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, इतना लिख करके हम यहाँ सॉल्व जब किए तो यहाँ पे अब इस लूप में हम जब केवीएल लगा रहे हैं तो केवल यहाँ से लेंगे हम। ठीक है, इतने दूर में लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 60 वोल्ट से, यानी कि प्लस टर्मिनल से, तो +60 हमारा हो जाएगा। ठीक है, +60 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -IR, IR यानी I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने +60 लिया है, हाँ एक मिनट, +60 लिया है
और ये +60 हो गया, +60। और अब हमने +60 ले लिया। आगे जब हम गए तो IR यानी 30 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, I1 + I2 है। तो हमने -30 को हमने कॉमन 30 को बाहर ले लिया और I1 और I2 बाहर नहीं, मतलब IR का मान रखना है। तो I का मान हमारा I1 + I2 यहाँ पे है। तो इस तरीके से करके सर्किट को सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे हमने वही लिखा है यहाँ समीकरण। तो 60 - 30 I1 + I2 = 0 हो गया। यहाँ से 60 - 3 और I1 का मान -1 आया था, तो -1 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक, I1 का मान -1 था, तो यहाँ पे I1 का मान -1 + I2 = 0 लिख दिया। अब 60 + 30 -30 I2 हो जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 = 30 I2 हो जाएगा। अब यहाँ से I2 का मान कितना हो जाएगा, 90/30। ठीक है, तो कितना मान आएगा, 3 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे शायद पूरा नहीं दिखा है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, 90 = 30 I2 है, तो I2 का मान करने के लिए क्या करेंगे, I2 = क्या हो जाएगा, 90/30 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9, यानी I2 का मान कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी लूप 1 में जो है -1 करंट फ्लो हो रही है, -1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। और लूप 2 में जो है वो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक, या I2 का जो मान हमारा है वो 3 एम्पियर आया है और I1 का मान कितना आया है, -1 एम्पियर आया है। तो I1 I2 का मान हमको पता चल गया। तो अब हम ये पता कर सकते हैं ना कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। I1 + I2 कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, KVL अप्लाई करते हैं। इसमें भी हमको करंट का मान ही फाइंड आउट करना रहता है, तो करंट का मान हम पता कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो आने वाले क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये KCL और KVL यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आप लोग का। तो इस KCL और KVL को आप लोग 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होंगे बुक्स में, वहाँ से भी इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। और इन दोनों जो KCL KVL का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, विद डेरिवेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, इस क्लास को एंड करते हैं और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक।